बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ईरान सीज फायर से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज के पास ईरान के बंदर अब्बास में धमाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बंदर अब्बास के सिरीक और जास्क कस्बों में ये धमाके जो है वो देखने को मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें हॉर्मुज के पास धमाके की बात निकलकर सामने आ रही, तस्वीरें भी जो है वो निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास में धमाके जो है वो एक के बाद एक देखने को मिले हैं, खासकर सिरीक और जास्क कस्बों के आसपास। तो हॉर्मुज के पास ईरान के कई बंदरगाहों के आसपास जो है धमाके देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए बंदर अब्बास की, तो वहां पर धमाके जो है वो देखने को मिले हैं। सिरीक और जास कस्बों में यह धमाका देखने को मिला है। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नजर लगातार बनी है। पश्चिम एशिया का तनाव कम नहीं हो रहा है। परमाणु डील की बात साफ तौर पर कही जा रही है और इन सब के बीच लगातार ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि डील के बहुत 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 नजदीक है हम। हालांकि डील के नजदीक है और इन सब के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। अब बंदर अब्बास में धमाके को लेकर एक और खबर जो है वो सामने आ रही है। एक और खबर आपको बता रही है, बंदर अब्बास में धमाके नहीं, फायरिंग हुई है। ये कतर मीडिया के हवाले से जानकारी बता रहे हैं। मतलब जिस चीज को हम धमाका समझ रहे थे उसे फायरिंग जो है वो कहा जा रहा है। कतर मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, आईआरजीसी ने समुद्री जहाज पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आई है। ये बंदर अब्बास की तस्वीर है, जहां पर सबसे पहले जो खबर निकलकर सामने आई कि बंदर अब्बास के जास्क और आसपास जो इलाका, वहां पर एक के बाद एक कई हमले जो है मोनिका किए जाते हैं। उसके बाद से जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो लपटें आग की वो निकलकर सामने आ रही हैं। उसके बाद से कतर मीडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। कतर मीडिया की तरफ से कहा जाता है कि ये धमाके जो हमले के तौर पर नहीं, आईआरजीसी की तरफ से जो है वो हमला किया गया है और इसमें नुकसान की बात भी निकलकर सामने आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय एक एक करके हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नासिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार है, बहुत स्वागत है सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। सबसे पहले आशीष सर आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। एज यूजुअल परमाणु डील को लेकर कहानी है और अब तो बंदर अब्बास के आसपास हमले की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आईआरजीसी की तरफ से ये जो है हमला किया गया है। जय हिंद आशीष। हाँ, तो अभी चूंकि एकदम फ्रेश न्यूज है व्यूअर्स पर्सपेक्टिव के लिए, दो हमले का जिक्र कर रहा है सेंटकॉम। एक उन्होंने प्रेस रिलीज अभी अभी जारी किया है, एक जहां आईआरजीसी की तरफ से हमला हुआ है किन्हीं शिप्स पे, और दूसरा यूएस फोर्सेस ने हमला किया है कोस्टल एरियाज पे, कुछ आईआरजीसी की बोट्स पे, जिनके लिए सेंटकॉम का कहना है कि वो माइंस को ले कर रहे थे। तो दो हमलों का जिक्र है अभी अभी बीते घंटों में, एक आईआरजीसी की तरफ से कुछ शिप्स पे, और जिसके बाद यूएस फोर्सेस ने रिटेलिएटरी या सेल्फ डिफेंस, वो कह रहे हैं सेंटकॉम का कहना है सेल्फ डिफेंस में उन्होंने वापस हमले किए हैं उन बोट्स पे जो कि फर्दर माइंस ले कर रही थी। मतलब देखें, ये इस क्रिटिकल समय पे जब फाइनल डिसीजन में हो रहा है, दोनों जो वॉरिंग पार्टीज हैं अमेरिका एंड ईरान इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका का बिकॉज ऑफ ट्रंप और ईरान की तरफ से बिकॉज ऑफ आईआरजीसी, और यही वजह है कि पिछले इतने महीनों से हम लोग रिपीटेडली जो भी एनालाइज कर रहे हैं वो एनालिसिस एक्सटेंड हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, बिकॉज आईआरजीसी का इस समय फायरिंग करना या माइंस लेआउट करना डेफिनेटली ये दिखाता है कि उनके अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा हार्ड लाइन हैं कि वो वॉर को रुकने नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस तभी है जब वो पावर में है, मिलिट्री मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं, अमेरिका से लड़ रहे हैं, तो ईरान के लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब हैं कि ऐसे क्रिटिकल समय पे एक नया क्लॉज लगाना कि तुम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ, जबकि सारी चीज फाइनल डिटेल्स में जा रही हैं, उस वक्त एक नया क्लॉज, एक नया सजेशन विल पुट
द मीडिएटर पाकिस्तान को एक डिफिकल्ट कंडीशन में डालेगा, ईरान को तो डेफिनेटली वो इरिटेट करेगा। जी आशीष। बिल्कुल, और इसी बात से जुड़ा एक अपडेट जैसे कि आपने जिक्र भी किया साई साहब, ईरान के बंदर अब्बास में यूएस इजराइल का ऑपरेशन, दर्शकों के लिए बता दें ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिका इजराइल का ऑपरेशन IRGC के खिलाफ अमेरिका इजराइल का यह एक्शन देखने को मिला जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। एक बार तस्वीरें भी जरा आशीष दिखाएंगे वॉल पर, किस तरीके से सामने निकल कर आएंगे। तो नेवल माइन बिछाने की बात जो है वो निकलकर सामने आई थी, जैसा कि हमारे जो पैनलिस्ट है वो भी ये चीज कह रहे थे। नेवल माइन बिछाने वाली 2 स्पीड बोट पर हमला किया गया है। ये स्पीड बोट की तस्वीर है जिस पर हमला करने की बात निकलकर सामने आ रही। मोनिका, एक के बाद एक कई धमाके जो है वो देखने को मिले हैं और आप देख सकते हैं कि जो थोड़ी दूर पर जो ट्रैफिक है वो भी चलता हुआ नजर आ रही है। यानी अब युद्ध के हालात इस स्तर तक हो गए हैं, लोगों की मानसिकता के लीजिए या सोच के लीजिए या उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि आए दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज की जानकारी रहती है, इस चीज से वो रूबरू रहते हैं कि कभी भी हमला हो सकता है। तो यानी आम सामान्य जीवन की अगर हम बात करें तो लगातार हमले जो हो रहे हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता हुआ अब लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। अजताब जी, ये कहानी लगातार बढ़ती जा रही, बात तो सही है कि एक तरफ आप जो है तैयारी कर रहे हैं, फाइनल आप कह रहे हैं कि फाइनल टॉक चल रहा है और जो है ईरान मान जाएगा, इस लेवल की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये हमले जो है वो किए जा रहे हैं। क्या दर्शाते हैं, क्या मंशा है? क्या ये एक टैक्टिक्स के तौर पर इसको देखा जाए कि नहीं ठीक है हमले जारी रखते हैं जिससे मैसेज ये जाए कि हम नहीं झुके हैं या उनकी बातों को हमने नहीं माना है? जी आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये समय जो है, समय बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों अमेरिका और ईरान के लिए, और इस समय का एक तरह से कहिए सदुपयोग दोनों कर रहे हैं। एक तरफ तो ईरान अपनी को फोर्टिफाई कर रहा है, चाहे वो उसके मिसाइल के हो, ड्रोन के हो, माइंस हो, जो सी माइंस हैं वो बिछाने का हो, और इससे एक कहीं ना कहीं जब वार्ता के लिए जाएंगे तो वहां पे बढ़त बनाने की बात है, एक एडवांटेज की पोजीशन से बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे। इसलिए ईरान ने ये कोशिश की होगी। वहां पे एक मिसाइल साइट पे हमला हुआ है जैसा कि सेंटकॉम कह रहा है, और दूसरा जो इनके 2 बोट्स थे जो माइंस बिछाने का काम कर रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये सेंटकॉम का क्लेम है। बट दूसरी तरफ देखिए अमेरिका भी कोशिश करेगा, वो तो कह रहा है सेल्फ डिफेंस में किया है, उसकी भी ये है कि गाहे बेगाहे अटैक की तो स्थिति बनती ही है। ऐसे में उसने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की होगी बातचीत से पहले। तो ये सारा घूम फिर के अब देखिए आ जा रहा है कतर पे दारोमदार। अभी तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मेन मेडिएटर है, अब खुल के पूरी तरह से खेल आ गया कि कतर इज द मेन मेडिएटर। वो पहले से रहा है, पहले बैकग्राउंड सर में पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैं जब चर्चा करता था, मैं और आशीष सर जब पैनलिस्ट के तौर पर जुड़ते थे तो मैं उनसे कहता था कि बीच का रास्ता जो है वो किसी और देश पर रहेगा और कतर की इन्वॉल्वमेंट जो है देखने को मिलेगी, और आशीष सर ने कहा था कि मे बी तो, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं भी आप लोग के साथ जुड़ कर इतना अंदाजा तो लगा पा रहा हूं कि क्या कहानी चल रही है। देखिए मैं कतर में रह चुका हूं 1 दशक से ज्यादा, तो कतर के रग-रग से मैं वाकिफ हूं। मैंने वहां पे जितने पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, चाहे हमास का हो या हिजबुल्लाह का हो, ये सारे हमने देखे हैं, और कैसे वहां पे पॉलिटिक्स चलती है और ये कैसे इस तरह के निगोशिएशन होते हैं, उसमें अल जजीरा का क्या रोल है, कतर का क्या रोल है, मैंने क्लोज से देखा है। और डेफिनेटली कतर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अमेरिका के वास्ते भी कह लीजिए तो। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की साख बढ़ी है, पहुंच बढ़ी है, या निगोशिएशन स्किल्स में आप जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा है, कतर ने एक बहुत बड़ा रोल किया वहां एग्रीमेंट लाने में, हमास को समझाने में। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो प्रिवेल किया और अमेरिका ने जो जिस तरह से एग्रीमेंट किया, उसमें भी कतर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में था, जो मैंने देखा भी है। दूसरी तरफ आप देखिए अरब के कई देश और यमन वगैरह के भी युद्ध को उसने रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अफ्रीका में कई ऐसे कॉन्गो में हुए या सोमालिया में, उस तरह के भी विवादों को सुलझाने में कतर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक मेडिएटर के रूप में कतर की साख भी रही है, फंडिंग उनके पास पूरी है,
शांति का वो एक संदेश लेके जाते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी अक्रॉस दी वर्ल्ड है। इसलिए वहां पे इस तरह के वारदात हुए हैं और कतर का एक अहम रोल बढ़ के निकला है। बल्कि और भी कई, अगर इंटरनेशनल फोरम की बात की जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना उसका 1995 में इनफैक्ट कतर से ही 2.5 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए और कई ऐसे हुए हैं। तो अब भी मुझे लग रहा है कि शायद कतर एक बढ़ के आएगा, और चूंकि ईरान का एक बड़ा डेलीगेशन गया हुआ है जिसमें इस वार्ता के जो सबसे मुख्य किरदार हैं, अमेरिका के साथ वार्ता के जो गालिबाफ हैं, वहां के ईरान के मजलिस के जो स्पीकर हैं, इनफैक्ट वो कल फिर से चुने गए हैं, शायद 7वीं बार या 11वीं बार वो फिर से चुने गए हैं स्पीकर। तो वो पहुंचे हुए हैं, अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं, और साथ में सेंट्रल बैंक जो ईरान का है उसके भी गवर्नर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा डेलीगेशन है, और ये सारी चीजें जो एग्रीमेंट से रिलेटेड बातचीत है, चाहे वो फ्रोजन फंड का मामला है या न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर करने का या उसको डिस्ट्रॉय, ये सारे मुद्दे वहां पे बातचीत हो रही है। जी, एक अपडेट जरा दर्शकों को बता रहे, डील की चर्चा के बीच ईरान को ट्रंप ने एक बड़ी धमकी जो है वो दे दी है। डील की चर्चा के बीच ईरान को धमकी ट्रंप की, ईरान से शानदार डील होगी या फिर अटैक हो जाएगा। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा, ये भी ट्रंप ने कह दिया है। और अगर युद्ध होता है तो परिणाम गंभीर होंगे। ईरान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की मांग भी की गई है। मनोज जी, ये अब्राहम अकॉर्ड की वजह से क्या दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि ईरान इस पर सहमति जताता हुआ नहीं दिख रहा है? अब्राहम अकॉर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं कि अगर अमेरिका सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को परसुएट कर पाता है। हालांकि अभी जो है सिर्फ यूएई और बहरीन दो ही अब्राहम अकॉर्ड का मेंबर है, तो मिडिल ईस्ट में हम लोग शांति एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप इजराइल से जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज का नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इजराइल को मान्यता नहीं देता है, इजराइल को जो है समझता है कि वो दुश्मन देश है। जैसे हम लोग सऊदी अरब भी जो है इजराइल के साथ अच्छा संबंध नहीं है, पाकिस्तान भी जो है इजराइल को मान्यता नहीं दिया है, वो भी पाकिस्तान भी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता इजराइल के डोमिनेशन को, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स है अगर ऐसा होता है। अमेरिका अगर रियली पीस चाहता है मिडिल ईस्ट में, तो इस तरह का जो प्रस्ताव रखा गया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ये लॉन्जिविटी में हम लोग जो है पीस देख सकते हैं। लेकिन इसमें शामिल करना बहुत ही मुश्किल भी है, क्योंकि सभी कंट्रीज जैसे ईरान का ही ले लीजिए, वो सीधा वो एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल। नहीं, अब्राहम अकॉर्ड से मनोज जी क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्यों इतना बेताब नजर आ रहा है कि भाई साहब आप इसमें आइए, नहीं तो जान निकल जाएगी? मतलब क्या मंशा है? इसके बिना हम लोग शांति जो है मिडिल ईस्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल को मान्यता देना, इजराइल के एग्जिस्टेंस को समझना और इजराइल के साथ ट्रेड करना, अब मान लीजिए शांति भी अगर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, ईरान मान भी जाता है, लेकिन वहाँ के लोग या शासनाध्यक्ष अगर इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर से जो है इसी तरह का युद्ध होगा। हम लोगों ने देखा कि इजराइल पे जो है टेररिस्ट अटैक भी जो है होते रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मान्यता प्राप्त करवाना सभी कंट्रीज को, और मुझे लग रहा है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसको अगर ये कंटिन्यूटी इसी तरह का जितना जल्दी हो सके, मुझे लग रहा है कि ईरान और अमेरिका पे जो एक शांति का एक प्रेशर बना हुआ है कि शांति बनाए रखिए इस एरिया में, उससे भी सबसे ज़्यादा बात ये भी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स में सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को शामिल करना, उसके बिना जो है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उस रीजन में जो है शांति हो। इस पर आपका कहते हैं कि डॉक्टर सिंह, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ईरान का जो पक्ष है, आपको लग रहा है कि ये इतना इजी होने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड का क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है। और पिछले एक सप्ताह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इस चीज को रेफर कर रहे हैं। उसके पीछे उनकी दो मंशा है, जो आशीष जी ने पूछा और आपने पूछा मोनिका जी, कि एक तो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंसी इजराइल की दिलाना। आज देख लीजिए 193 देश हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें 163 देशों ने इजराइल को मान्यता दी हुई है। ईरान वाज द सेकंड मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, तुर्की के बाद, जिसने इजराइल को मान्यता 1948 में ही दे दी थी।
लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रेजिम आई तो उसने इजराइल की मान्यता को खत्म कर दिया। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। तो आप देख लीजिए इतिहास क्या है। अभी अगर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो इस्लामिक और अरबिक देशों की बात करते हैं तो सिर्फ 26 ऐसे देश हैं, 15 अरब लीग के देश और 7 इस ओआईसी के देश, नहीं 11 ओआईसी के देश, 15 अरब लीग के देश और 11 ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज का जो ये ग्रुप है। सिर्फ ये 26 इस्लामिक एंड अरबिक देश ने ही अब इसको मान्यता इजराइल को एज ऑफ नाउ नहीं दी है। इसके अलावा 3 देश जो हैं, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा एंड वेनेजुएला, तो मात्र 29 देशों ने मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की कोशिश है कि ये अरब के और इस्लामिक देश पता नहीं, बड़ा बहुत दिलचस्प ये कहानी है अब्राहम एकॉर्ड वाली भी, कि मैं तो ये समझ रहा था कि अब तो क्लियर होता भी लग रहा है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के कंधे पर रखकर बंदूक तो चला ही रहा था, अब पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि कंट्रोल करके अपनी चीजें मनवाने का काम कर रहा है। वापस लौटूंगा, इसको और थोड़ा ब्रीफली मैं समझूंगा। एक बड़ी जानकारी जरा दर्शकों से साझा कर लेते। दोहा, ईरान का जो 3 सदस्यों वाला डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब यूएस ईरान समझौते का ड्राफ्ट दोहा में तैयार होगा। 14 पॉइंट के फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी में है ईरान। होर्मुज एनरिच्ड यूरेनियम फ्रीज पर बात मुमकिन हो सकती है। समझौते पर सहमति बनी तो 60 दिन में फिर से बात होगी। तो ये एक बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने रही। नासिर, क्या इंफॉर्मेशन इस बाबत दोहा पहुंचा है ईरान का ये डेलीगेशन? आप क्या समझे कि बातचीत बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है? जी देखिए, जो कल तक कहा जाता था कि बैकडोर जो है बातचीत हो रही है, वो अब लोगों के सामने खुल के आ रही है कि कतर जो है पहले से ही बैकडोर जो है पीस चाहता था। लेकिन अब जो ईरान की डेलीगेशन वहां पे पहुंची है, फिर से एक बार जो है पीसफुल डेवलपमेंट मानी जाती है पूरे मिडिल ईस्ट में। कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है कि अब जो है जंग खत्म हो जाएगी। जो सिचुएशन बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में, वो खत्म हो सकती है। क्योंकि हमने देखा लगातार कतर में, दोहा में जो बातचीत होने वाली है, इसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हुई, जो बातचीत आज तक फेल हुई, जिसमें पाकिस्तान का बताया जाता है कि मेन मीडिएटर है, उनकी तरफ से जो बातचीत फेल हुई। हमने इससे पहले भी कहा कि जो बातचीतें फेल हुई उसके लिए थिंक टैकर होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल जो कंट्रीज है, जो लोग हैं, वो होने चाहिए। जो बातचीत उनसे नहीं हो पाई, जो बातचीत बिगड़ गई, उनमें कुछ थिंक टैकर्स होने चाहिए जो वो बातचीत संभाल सकते हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे देखिए दोनों कंट्रीज को आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, या तो ईरान को भी कर लेना, यूएस को भी कर लेना। देखिए जो आज तक हमने देखा कि ईरान भी झुकने वाला नहीं था कुछ स्टेटमेंट से, कुछ कंडीशंस पे, और वही अमेरिका भी झुकने वाला नहीं था। लेकिन अब वो समय है नहीं, अब दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर मिडिल ईस्ट में पीस आती है तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ईरान जो हरदर्मी लगा के बैठा हुआ था, जो लगातार कहता था कि हम हर की चुनौती के लिए सामने के लिए तैयार है, लेकिन आज उनका दोहा जाना, कतर के साथ बात कर रहे हैं, कुछ ड्राफ्ट जो है वो सामने डाला, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान भी चाहता है कि अब पीस आना चाहिए। जो ये सिचुएशन बनी हुई है इसका खात्मा होना चाहिए। जैसे पहले पूरे विश्व में अमन था, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, वही एटमॉस्फेयर फिर से लौट आना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाएगा अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिसमें धमकी भी दी गई है, जिसमें एक थ्रेट भी दिया गया है कि बिल्कुल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, जरा साझा कर लेते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ये जानकारी सामने आ रही, जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर करने को तैयार ईरान नजर आ रहा है। चीन को ट्रांसफर करने को तैयार है ईरान। और ये जो जानकारी आपको बता रही है सऊदी अरब की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तेहरान ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर करने को ईरान तैयार है और चीन को ट्रांसफर करने के लिए ईरान तैयार है। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। तेहरान ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंफॉर्मेशन आ रही है एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर करने को तैयार ईरान, और चीन का नाम इस दफा जो है सामने। इससे पहले हमने देखा था कि रशिया इसके लिए तैयार है, अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हमें सौंप दो। अब चीन को ट्रांसफर करने की बात जो आ रही है, साई साहब एक कमेंट इस पर। जी अगर माय मेमोरी सर्व्स मी राइट मोनिका, तो हफ्ते पहले या कुछ इस तरह के टाइमलाइंस के पहले ट्रंप ने इंडिकेट किया था कि ये जो सेंट्रीफ्यूज है इफ्शहान में हो या उनके 3-4 जगहों पे जहां पे सस्पेक्टेड है कि यूरेनियम रखे हुए हैं सेफ, उसको निकालने की क्षमता या तो अमेरिका में है
या चाइना में है, ये वर्ड हफ्ते 10 दिन पहले ट्रंप ने यूज किया था, एंड दैट वाज अ बिग इंडिकेटर कि चाइना के साथ भी इस तरह की कुछ बातें चल रही होंगी। दूसरा एक जो पॉजिटिव साइन कल के उनके वक्तव्यों में ट्रंप के दिखा था कि पहली बार उन्होंने इस एनरिच्ड यूरेनियम से संबंधित कुछ टेक्निकल बातें की थी। अदरवाइज वो कह रहे थे हम न्यूक्लियर डस्ट हम निकाल सकते हैं, ईरान के साथ निकाल सकते हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम खुद निकाल लेंगे। वो ऑफेंसिव स्टेटमेंट था। कल पहली बार उन्होंने कुछ मेजर्ड वर्ड्स का यूज किया, जहां उन्होंने बोला कि इसको निकालना है, फिर इसको डिस्ट्रॉय करना है, और ये हम IAEA के ओवरसाइट में मतलब उनके नजरों के सामने कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे कर सकते हैं। तो ये मेजर था कि अब वो निटी ग्रिटीज को समझ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।